हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। डियर फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 की एसएसटी की जो बुक है उसका हम जो 12वां लेसन है उसको हम कवर करेंगे। और लेसन का नाम है सरकार और लोकतंत्र, यानी कि हमारी गवर्नमेंट है और हमारी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी और सरकार के मध्य जो रिलेशनशिप है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। और साथ ही हम जो दोनों की जो डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है, उनको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेज चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सरकार और लोकतंत्र। देखिएगा, सबसे पहले बात ये करनी है कि सरकार क्या है, यानी कि सरकार किस काम में आती है दोस्तों। तो आपको पता है, किसी भी देश के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो विभिन्न प्रकार के जो निर्णय हैं, ठीक है, जो निर्णय लिए जाते हैं वो सरकार के द्वारा ही लिए जाते थे। उसी को हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं, गवर्नमेंट कहते हैं। तो देखिएगा, इसके साथ ही है जो लोकतंत्र है, यानी कि डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी किसे कहेंगे, यानी कि लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन, यानी कि इसमें हम यूँ कह सकते हैं कि जनता का शासन, यानी कि भारत के अंदर जो संपूर्ण जो पावर होता है, यानी कि जो संपूर्ण जो शक्ति होती है वो जनता के हाथों में ही निहित होती है। ठीक है, तो इन दोनों की हम चर्चा कर देंगे। ठीक है, तो जुड़े रहेगा स्टूडेंट। और टीके स्टडी क्लासेज चैनल है, आप उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें सरकार की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिएगा, किसी देश की शासन व्यवस्था को, यानी कि कोई सा भी देश है, उसकी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो निर्णय लेने पड़ते हैं। इस प्रकार के निर्णय लेने का जो काम करती है, कौन करता है, सरकार ही करती है। ठीक है, तो भाई देश को शासन चलाने के लिए जो भी जो निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कानूनी व्यवस्था है ना, और विभिन्न प्रकार की जो नीतियां हैं, तो ये सभी जो विभिन्न प्रकार के जो प्लान है, यानी कि योजनाएं हैं, ये सभी की सभी इनको निर्णय लेना है, प्लान यानी कि योजना बनाना है। और और इसी के साथ साथ देश के शासन को चलाने के लिए जो भी कानून बनाने होते हैं, वो सभी जो निर्णय होते हैं वो हमारी सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। तो हम हैं यूँ कह सकते हैं कि कोई भी देश है, और किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था को बिल्कुल अच्छी तरीके से चलाने के लिए वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है वो ही क्या करती है, निर्णय लेती है। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, सरकार हम कह सकते हैं। देखिएगा, सामान्यतः लोकतांत्रिक सरकार ही जनता के हित में निर्णय लेती है। अब यूँ कह सकते हैं कि जो जो सरकार है तो वो जो भी निर्णय लेती है, वो निर्णय हमारी जो जनता है, जनता के हित यानी कि लोक कल्याणकारी कार्यों के अंदर, या हम यूँ कह सकते हैं उनके हित में ही निर्णय लेती है। तो हम कहते हैं सामान्यतः लोकतांत्रिक सरकार ही जनता के हितों के हित में निर्णय लेती है दोस्तों। तो ये तो हमने हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उसका हमने देख लिया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। हम सामान्यतः यूँ कह सकते हैं कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था को शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं वो सरकार ही लेती है। ठीक है, और सामान्यतः जो सरकार के जो निर्णय होते हैं वो लोक हित में ही निर्णय होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सरकार के स्तर की बात अगर कहेंगे कि सरकार के कितने स्तर होते हैं, वैसे तो हम यूँ कह सकते हैं कि सरकार के जो स्तर होते हैं, हमारे हमारे जो भारत से रिलेटेड हम देखें तो भारत से रिलेटेड जो सरकार के स्तर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, सरकार यानी देश में सरकार अलग अलग स्तरों में काम करती है। आपको पता है कि देश है, जैसे देश के अंदर सरकार है वो अलग अलग स्तरों में काम करती है। देखिएगा, एक स्तर ये होता है स्थानीय स्तर पर, ठीक है, दूसरा है राज्य के स्तर पर, और तीसरा है राष्ट्रीय स्तर पर। देखिएगा, स्थानीय जो स्तर होता है, यानी इसको ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत है ना, तो जो जो स्थानीय निकाय है उसमें आपको पता है कि जिला परिषद, जिला प्रमुख और ग्राम ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, और ऐसे नगरीय निकाय के अंदर हम देखें तो नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम क्यों कह सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय होते हैं। तो ये राजनीति की सबसे छोटी इकाई माना जाता है दोस्तों। ठीक है, जो यानी कि शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई होती है स्थानीय स्तर पर, जो ग्राम पंचायत होती है उसको हम कह सकते हैं। हम देखते हैं कि स्टेट स्तर पर देखें तो राज्य स्तर पर देखें तो राज्य स्तर पर पूरे राज्य के लिए कार्य करें, यानी कि राजस्थान सरकार, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक स्टेट है, हमारे भारत के अंदर जो 28 स्टेट्स और जो आपके
इसके अलावा और भी यूनियन टेरिटरीज है, ठीक है। तो उनके अंदर दोस्तों जो हम उस वहाँ की जो सरकार ही है, सरकारी वो यानी कि उस राज्य की सरकार ही काम करती है, लेकिन वो अंडर किसके रहती है, यानी कि स्टेट जो अपने सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके अंडर में काम करती है, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि राज्य के स्तर पर पूरे राज्य के लिए कार्य कर, जैसे है एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान सरकार, अगर राज्य सरकार है, जैसे गुजरात की है वो गुजरात सरकार हो गई, पंजाब की है तो पंजाब सरकार हो गई। तो राज्य स्तर पर वहाँ की सरकारी काम करती है। अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर देखिए सेंट्रल में अगर देखें तो जो पूरा जो हमारा इंडिया है, इंडिया पर पूरे इंडिया यानी कि 28 जो स्टेट हैं उन पर कंट्रोल करती है हमारी राष्ट्रीय सरकार, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो पूरे देश के लिए कार्य करेगी हमारी भारत सरकार करती है, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना ही चाहिए, ओके। तो हम यूँ कह सकते हैं सामान्यतः सरकार के 3 स्तर होते हैं। हमारे भारत के संदर्भ में देखें तो 3 स्तर कौन कौन से हो गए, स्थानीय स्तर हो गया, एक राज्य स्तर हो गया और एक राष्ट्रीय स्तर हो गया, ठीक है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ये शक्तियों का विभाजन हो गया, कहने का मतलब है, ठीक है। जो पावर होते हैं उनका क्या डिवाइडेशन कर दिया, तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, संघवाद कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिए, संघवाद क्या होता है, यानी कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, ठीक है, उसको हम संघवाद कहते हैं। और शक्तियों का केंद्रीकरण करना एकात्मवाद कहलाता है, ठीक है। तो हमारी पॉलिटी के अंदर जो अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको पता है कि ये भारत का जो संविधान है संघवाद है, एकात्मवाद है, ठीक है। तो ये सहमिश्रण है, दोनों का सहमिश्रण, ओके। तो ये आपको याद रखनी चाहिए। तो संघवाद क्या हो गया, शक्तियों का डिवाइडेशन ही संघवाद कहलाता है, जिस तरह हम कह सकते हैं स्थानीय सरकार, राज्य सरकार और राष्ट्रीय सरकार, ओके। देखिएगा आगे बात करते हैं सरकार और कानून की, हम चर्चा करते हैं सरकार और कानून क्या है। देखिएगा सरकार और कानून, एक बात देखिएगा भाई, आपको पता है कि जो सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना। और 3 अंग में हम देखते हैं व्यवस्थापिका, इसको हम विधायिका भी कह सकते हैं। फिर उसकी हम कहते हैं कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। तो ये 3 स्तर होते हैं, सरकार 3 अंग होते हैं सरकार के, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हम यूँ कह सकते हैं जो हमारी जो विधायिका है, व्यवस्थापिका है, वो कानूनों को बनाती है, तो दोस्तों यानी कानून का निर्माण करने का कार्य होता है विधायिका, व्यवस्थापिका, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का जो काम होता है वो हमारी कार्यपालिका होता है। लेकिन कार्यपालिका उस जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती है, लेकिन वह कानून अगर जनहित में यानी कि लोक हित में नहीं होते हैं तो दोस्तों आपको पता है कि जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका उन कानूनों को खारिज कर देती है, ठीक है, या उनको खारिज कर देती है, तो उसी को हम न्यायपालिका कह सकते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं जिसके अलग अलग काम होते हैं। एक हमारी विधायिका, इसको हम व्यवस्थापिका भी कहते हैं, ये कानूनों का निर्माण करती है। और दोस्तों जो कार्यपालिका उन कानूनों को एग्जीक्यूट यानी कि लागू करती है। साथ ही जो न्यायपालिका है वो न्याय दिलाने का काम करती है दोस्तों। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। देखिएगा अब इसको पढ़ते सरकार और कानून की बात अपन करते हैं। देखिएगा सरकार विधायिका या व्यवस्थापिका के माध्यम से कानून बनाती है जो देश के सभी नागरिकों पर क्या समान रूप से लागू करती है। यानी कि सरकार है वो क्या करती है कि विधायिका और जो व्यवस्थापिका माध्यम से कानून बनाती है जो देश है कि सभी नागरिकों के लिए बिल्कुल समान रूप से लागू करती है। ऐसा नहीं कि गरीब के लिए अलग कानून बन गया और अमीर के लिए जो अलग कानून बन गया और मध्य स्तर के लोगों के लिए अलग कानून बन गया, नहीं, ऐसा नहीं है। हम सब भारतीय हैं तो सभी के लिए ये कानून है वो बिल्कुल समान रूप से लागू किए गए हमारी विधायिका के द्वारा या व्यवस्थापिका के द्वारा, ठीक है। देखिएगा सरकार के पास कानून बनाने और उनके लागू करने की शक्ति होती है। सरकार को यह शक्ति जनता अपने वोट के माध्यम से प्रदान करती है। जो कानूनों को लागू करने का जो पावर होता है वो हमारी गवर्नमेंट के पास होता है, और वो जो पावर होता है वो हम यानी कि हमारी जनता हम देती है उसको। ये कानून यानी कानून से संबंधित जो शक्ति होती है वो हमारी जनता ही देती है। तो इसीलिए हम किसको हम कह सकते हैं कि ये इसको कहते हैं डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है। देखिएगा सरकार के पास कानून बनाने और उसके लागू करने की शक्ति होती है। सरकार को यह शक्ति जनता अपने वोट के माध्यम से प्रदान करती है दोस्तों। तो ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिएगा अब देखिएगा सरकार के प्रकारों की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की बात अगर हम करें तो देखिए दोस्तों अलग अलग प्रकार की जो सरकारें होती हैं, एक राजतंत्रीय सरकार होती है, एक तानाशाही सरकार होती है, एक होती है लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है। तो देखिए राजतंत्रीय सरकार क्या होती है, राजतंत्रीय सरकार होती है कि जहाँ पर राजा का शासन चलता हो, यानी कि राजा है, राजा बिल्कुल राजा में सारी की सारी शक्तियाँ निहित होती है, और वह किसी मंत्री या मंत्री परिषद के निर्णय को अपने ऊपर लागू करे या न करे या उसके परामर्श को माने या ना माने, तो वो राजतंत्रीय सरकार होती है, ठीक है। तो अकेला जो व्यक्ति या राजा रानी शासन को स्वरूप से चलाता है, ठीक है। तो देखिए जैसे
हमारे भारत में पहले जो मुगल काल है और जैसे सातवाहन वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, अनेक वंश थे, ठीक है। तो वो उस वक्त हमारे हमारे भारत में राजतंत्रीय सरकार है, लेकिन अब हम बिल्कुल फ्रीडम हो गए, हम स्वतंत्र हो गए, तो हमारे भारत में अब लोकतांत्रिक सरकार हो गई है, क्योंकि अब सारी की सारी जो शक्तियाँ होती है वो जनता के हाथों में निहित हो गए। तो हम कह सकते हैं 3 प्रकार की सरकार है। एक राजतंत्रीय सरकार, अब देखिएगा, एक है क्या, तानाशाही सरकार। आपको पता है दोस्तों तानाशाही सरकार क्या होती है? किसी एक हित को जबरदस्ती से लागू करना, यानी कि एक हित, यानी कि ऐसी सरकार जो किसी एक हित को जनता के ऊपर बिल्कुल जबरदस्ती थोप देती है, तो उसको हम कह सकते हैं तानाशाही सरकार कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं अभी जो पाकिस्तान के अंदर जो राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ थे, उस वक्त वहाँ पर तानाशाही सरकार थी, ठीक है। लेकिन अब इस वक्त वहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो राजतंत्रीय सरकार यानी कि अकेले व्यक्ति के हाथों में निहित होती है। एक तानाशाही सरकार जो किसी एक हित को जबरदस्ती से लागू करती है। एंड द लास्ट हमारी जो डेमोक्रेसी जो सरकार है, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है, जनता का ही शासन है। हम यूँ कह सकते हैं हमारे भारत में जनता का ही शासन है। हम चाहे तो किसी को भी पावर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जनता है, यानी कि जनता के अंदर सभी प्रकार की जो शक्ति है वो निहित होती है दोस्तों। तो इसको हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है, देखिएगा, लोक का मतलब तो जनता, ठीक है, और तंत्र का मतलब हो गया क्या, शासन, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, जनता का शासन। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जनता का शासन होता है दोस्तों। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये बातें आपको समझ में आई है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिएगा आगे बात करते हैं हमारी जो लोकतांत्रिक जो सरकार है उसकी विशेषताओं की बात अपन करते हैं। देखिए क्या क्या विशेषता है हमारी लोकतांत्रिक सरकार की, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, तो जुड़े रहेगा। और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसका आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। देखिएगा लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषताएं हैं दोस्तों। देखिएगा प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र। देखिए प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र क्या होता है, यानी कि जनता वोट देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों कि प्रतिनिधित्वक जो सरकार होती है वो क्या है, हम कह सकते हैं कि जनता है, जनता अपना वोट यानी कि जो अपना मत देकर, अपना मतदान करके किसी प्रतिनिधि को चुनाव में जिताती है, उसको चुनाव में लेके आती है, प्रत्याशी चुनती है, तो उसको प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र है। जैसे हम कह सकते हैं वार्ड पंच है, सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, शहर के पार्षद, मेयर है, विधायक है और सांसद है। ये है प्रतिनिधित्वक लोकतंत्र। अब एक समानता एवं न्याय हो सकती है, ठीक है। इसके साथ जागरूकता और जवाबदेही हो सकती है। लोकतंत्र, लोक कल्याण और विवादों का समाधान हो सकता है। तो ये इस प्रकार की लोकतांत्रिक विशेषता हमारे भारत की लोकतांत्रिक सरकार की क्या होगी, विशेषता होगी दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है, ठीक है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि आपको पता है दोस्तों, जो पहले जो हमारे भारत में जो जो मतदान करने की जो आयु होती है वो 18 वर्ष है, ठीक है। तो ऐसा कोई युवक जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई, 18 या 18 से अधिक हो गई, उसको मत देने का अधिकार है, तो उसी को हम वयस्क मताधिकार हम कह सकते हैं, ठीक है। इसमें जाति, लिंग, क्षेत्रीयता, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, सभी को मत देने का अधिकार होता है, लेकिन शर्त यह है कि उसकी उम्र 18 या 18 से अधिक होनी चाहिए। तो उसी को हम दोस्तों क्या कह सकते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम कह सकते हैं। तो इसको देखिएगा, देखिए दोस्तों सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है, लिंग, जाति, क्षेत्रीयता और आर्थिक स्तर के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी वयस्क यानी कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो नागरिक होते हैं दोस्तों, उसको मत देने का अधिकार है। तो उसी को हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हम कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने बात की है जो हमारी गवर्नमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट और हमारी जो डेमोक्रेसी है, उनके दोनों का जो विशेषता है, उसकी जो डेफिनेशंस है, उसकी जो परिभाषा है, और इन सब के बारे में हमने देख लिया दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको दोस्तों अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों हम कल मिलते हैं, एक नया टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।